तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ कि हमारे पास गैस में क्या क्या लॉज आए और उन लॉज की इंटरप्रिटेशंस क्या है, उस लॉज के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो हम लोगों का जो आज मेन पार्ट होगा वो गैस लॉज के डिस्कशन के ऊपर होगा। तो जितने भी गैस लॉज आए थे, चीज़ें कैसे स्टार्ट होंगी मैं आपको बताता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो सब स्टार्ट कहाँ से होती हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन क्या है, क्या करती है, इसमें क्या चीज़ें, हमें कुछ नहीं पता फिलहाल। लेकिन फिलहाल ये इक्वेशन हम लोगों ने अपनी कॉपी के रफ साइड में लिख ली है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास NRT होता है। अगर मैं इस PV इज इक्वल टू NRT के बारे में सोचूं तो दिस P इज कॉल्ड एज प्रेशर, this V is called as volume, N is number of moles of gas, number of moles of gas, R एक गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी सर, क्या इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, क्या गैस के साथ चेंज करेगी, वो सब बात की बातें, वो सब बातें बाद में करेंगे। बस एक गैस कांस्टेंट है। एंड T इज अ टेम्परेचर। ये इक्वेशन कहां से आई, कैसे डिराइव होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस इक्वेशन को आप लोग अपनी कॉपी के कहीं साइड में किसी कोने में नोट कर लीजिए। दैट इज PV is equal to NRT, where P is a pressure, V is a volume, N is number of moles, R is a gas constant, and T is a temperature. Now the important thing is temperature should always be measured in Kelvin. ये आपको ध्यान रखना है इन दी होल साइंस, इनफैक्ट इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। अब जब भी क्वेश्चन के साथ डील करेंगे आपको हमेशा टेम्परेचर जो है वो किस में लेना है बेटा, केल्विन में लेना है। उसके अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स में लेंगे। प्रेशर की यूनिट कुछ भी हो सकती है। It can be ATM, it can be bar, it can be torr, it can be mm of Hg, it can be pascal, कुछ भी। वॉल्यूम की यूनिट भी कुछ भी हो सकती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, जो यूनिट आपको पसंद है आप ले सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। अब सबसे पहला जो लॉ अपन लोगों को पढ़ना है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बताइए। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ क्यों बोला गया, तो भैया बॉयल्स नाम के एक बाबा थे एंड ही गेव दिस लॉ, एंड दीज लॉज आर बेसिकली एट प्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल लॉ। दीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, कि हर बंदे की ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या वो समझता है, और उस हिसाब से हमारे पास ये लॉज निकल के आते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि सर बॉयल्स लॉ है क्या। तो आप समझिए, इन दी प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी गैस को समझने के लिए आपको उसका प्रेशर पता होना चाहिए, आपको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो मोटा मोटा दीज आर दी 4 वेरिएबल्स जिसमें हम गैस की कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, किसी भी लॉ में हम किसी भी दो वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे और दो वेरिएबल को कांस्टेंट करने के बाद बाकी बचे हुए दो वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप निकल के आएगा वो हम सोचेंगे। फॉर एग्जांपल, बॉयल्स लॉ ने हमें क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। बॉयल्स ने बोला अपने को फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो जब बॉयल ने लिखा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो आपको मुझे बताना है कि जब उन्होंने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किन किन चीजों को कांस्टेंट कर दिया गया। तो एक तो भैया तापमान कांस्टेंट हो गया, बिकॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आती है, जल्दी बताइए। यस सर। ओके, एंड जब एक सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो जब ये चीज लिखी हुई है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो इस वाले पार्ट में क्या कांस्टेंट कर दिया, आई कैन से जब अमाउंट कांस्टेंट किया मतलब गैस के मोल्स को कांस्टेंट कर दिया गया। तो जब ये पूरी स्टेटमेंट आपके सामने बताएगी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स कांस्टेंट। अब जब ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाता है तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कॉपी के रफ में जाना है, वहां आपको लिखना है PV इज इक्वल टू NRT। अब जो जो कांस्टेंट हैं वो सारे एक तरफ, जो जो वेरिएबल्स हैं वो सारे एक तरफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ N इज अ कांस्टेंट, T इज अ कांस्टेंट, और R तो भैया पहले से ही कांस्टेंट है। इसका मतलब सारे कांस्टेंट एक तरफ अपने आप हैं और सारे वेरिएबल अपने आप एक तरफ है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आएगा दैट विल बी इक्वल टू PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारा काम अभी आप लोग रफ में कर रहे हैं, तो आपके पास आ गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से पता लगता है सर आर क्या था? R इज अ कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
R is a gas constant, तो we have to make it sure that सारे constant एक तरफ आ जाएं और सारे variables हमारे पास एक तरफ आ जाएं। तो PV is equal to nRT है, तो PV is equal to constant हो गया आपके पास। अब यहाँ देखिए आराम से, अगर हम यहाँ बात करें तो जो प्रेशर है this will be equal to क्या हो जाएगा बताइए, this will be equal to some constant into 1 by V, V को नीचे ले आया मैं, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ कि P is equal to K into 1 by V, where K means constant, और यहां से हम लिख सकते हैं कि P is inversely proportional to V, because वो constant equality में merge हो जाएगा, then we will get the sign of proportionality। अब अगर हम इसको समझें कि हमारे पास क्या लॉ निकल के आता है, तो देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि PV is equal to nRT में अगर आप n कांस्टेंट करते हैं, T कांस्टेंट करते हैं, तो P is inversely proportional to V आता है। ये आपने जब रफ में निकाल लिया होगा तो अपनी कॉपी के मेन पेज में आइए वापस से और इस लॉ को कंप्लीट करते हैं। तो लॉ क्या बोलता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो दिस इज द बॉयल्स लॉ। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको ऐसे रटें, क्योंकि अलग अलग तरीके में अलग अलग चीजें कांस्टेंट होंगी और अलग अलग रिलेशन निकल के आएगा। तो आपको हमेशा इस वाले पार्ट को अपने रफ में करना है। अभी चीजों को नोट मत करिएगा, मैं आपको पहले एक और लॉ समझाता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां पे आप लोग सोचें कि कैसे वो लॉ आएगा, और उसके बाद हम बॉयल्स लॉ के और डेप्थ में जाएंगे। तो द सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ। अभी नोट मत करिएगा इसको, बट फिलहाल मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं ताकि आप समझ सकें। तो चार्ल्स भाई साहब आए, इन्होंने भी कुछ लंबा लंबा देना स्टार्ट किया। तो इन्होंने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो जब इन्होंने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो जैसे ही इनके मुख से बात निकली फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो मुझे बताइए क्या कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही इन्होंने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो व्हाट विल बी द कांस्टेंट बताइए। नंबर ऑफ मोल्स। यस, जैसे इन्होंने बोला कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, इट मींस दैट n इज कांस्टेंट। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब इन्होंने कांस्टेंट प्रेशर बोला तो आई थिंक वी कैन से दैट नाउ प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। अब क्या रिलेशन आएगा वो आपको सोचना है। तो उस रिलेशन को सोचने के लिए हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, अपने रेफरेंस हैंड साइड में, और यहाँ हमने लिखा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT। हमें अभी अभी हमारे सर ने सिखाया कि सारे कांस्टेंट एक तरफ करने हैं, सारे वेरिएबल एक तरफ करने हैं, काम हमारा हो जाएगा। तो सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, n इज अ कांस्टेंट, P इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताइए, V इज इक्वल टू NR बाई P अपॉन T। तो हमारे पास आ जाएगा V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा V बाई T इज इक्वल टू K। तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू KT, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू T। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure we can now say that volume will be directly proportional to temperature. This is called as Charles law. तो क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि कैसे सोचना है इसमें, मतलब हाउ टू थिंक ओवर इट। PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता, बट इससे हमारा आंसर फिलहाल आ रहा है। ये क्या होती है, कैसे आएगी, हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारा जवाब हमें मिल रहा है। बताइए। यस सर। नाउ लेट अस कम बैक टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या लिखा हुआ था भाई, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे, वी विल गेट अ कांस्टेंट P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। और अगर आप थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने रेफरेंस साइड में देखेंगे, तो ये जो कांस्टेंट है, जो ये K है, इसकी वैल्यू nRT के बराबर है, हाँ या ना, ये बताइए मुझे। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू nRT। यस देखा सर। आपको। तो नाउ वी कैन से, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि K इज इक्वल टू nRT होता है। ये कहाँ से आया सर, ये हमें रफ से दिख रहा है। तो P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V, और यहाँ से वी कैन से दैट PV इज इक्वल टू सम K। और जब हमने बोला PV इज इक्वल टू K, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जब भी हम लिखते हैं ऐसा P इंटू V इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, सो नाउ वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। कहीं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये कैसे करते हैं, मतलब A इंटू B इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कैसे। बेटा बहुत सिंपल है। सपोज आपने लिखा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब मुझे बताइए, आपने इसको लिखना शुरू किया,
1 into 8 is also equal to 8, आपने लिखा 2 into 4 is also equal to 8, आपने लिखा 4 into 2 is also equal to 8, 8 into 1 is also equal to 8। तो क्या ये चीज दिखी आपको? देखिए x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y4, देखा आपको? तो कभी भी अगर xy is equal to constant होता है, इसका मतलब x1 y1 will be equal to क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ में आती है कि जब आपने pv is equal to k लिखा था तो p1 v1 equal to p2 v2 हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत गौरी जी? किसी पार्ट में कहीं कोई समस्या कि चीजें कैसे हो रही हैं? क्या अनन्या ठाकुर जी भी हैं? ठाकुर नहीं साहब sir. समस्या है इसमें? कुछ बोल लो यार, हाँ या ना? ठाकुर साहब क्लास में है कि नहीं है? चलिए, तो यहाँ तक हमारा बेसिक ये बॉयल्स लॉ था। तो ये दिस वाज द बॉयल्स लॉ। हम इन सब ग्राफ से भी देखेंगे, बट थोड़ा सा चीज़ों को पहले समझते हैं। अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। नाउ लेट अस कम टू द चार्ल्स लॉ कि चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या था। तो दिस इज द चार्ल्स लॉ। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट कि चार्ल्स लॉ क्या था हमारे पास। तो बॉयल्स लॉ के बाद नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ वी विल से फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो दिस इज द चार्ल्स लॉ, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया नोट? Yes, sir. ओके। तो चार्ल्स लॉ जो है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ बातें और भी करेंगे यहाँ पे कि चार्ल्स भाई साहब ने और मतलब कौन कौन सी बातें बोली और इनको क्या क्या चीज़ें दिखी, कैसी इनकी सोच थी चीज़ों को लेके। एक बार इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला कि अगर सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे कि टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ गैस, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी आपको क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सपोज जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वॉल्यूम जो था हमारे पास दैट इज इक्वल टू 273 ml। ओके, so when temperature was 0 degree centigrade then volume is 273 ml। जब आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 274 ml। जब आपने टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री किया तो आपके पास वॉल्यूम हो गया 275 ml। जब आपने टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री कर दिया होगा तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कितना? 283 ml। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम आपका 273 ml है तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। बट सपोज अगर आप इनिशियल वॉल्यूम ले रहे हैं 546 ml, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे ये आ जाएगा आपके पास 548 ml। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा? 550 ml। ये आ जाएगा आपके पास 566 ml। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलने लग गई। तो बाबा ने एक बात देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं तो जो वॉल्यूम है वो अपने इनिशियल का 1/273 टाइम्स बढ़ जा रहा है। देखा आपको? जो वॉल्यूम है वो अपने इनिशियल का 1/273 टाइम्स बढ़ जा रहा है। जब आपने टेम्परेचर 1 से 2 किया तो इनिशियल का कितना बढ़ जाएगा? देखिए 1/273 प्लस 1/273 2 ml बढ़ जाएगा, तो आंसर विल बी 275 ml। क्या ये बात समझ में आती है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से with 1 degree rise in temperature we can say that the final volume is initial volume plus 1/273 times the initial volume। क्या ये बात समझ में आती है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से इस तरीके से चीजें हो रही होंगी? बताइए गौरी जी, ठाकुर जी। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो अगर आपने 1 डिग्री तापमान बढ़ाया तो ऐसा हुआ होगा। जब आपने तापमान को T डिग्री बढ़ा दिया होगा तो बताइए क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि सर एट दैट केस वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड
will be equal to initial volume plus 1/273 times the initial volume into that temperature in डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जब तापमान 2 डिग्री बढ़ गया होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब तापमान 3 डिग्री बढ़ जाएगा या 10 डिग्री बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इस चीज को किताबों में कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है कि V T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी अपॉन 273। ये इक्वेशन दे रखी होती है किताबों में, जहां पे जो T है ये आपका किस में लिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिया गया है। और V नॉट क्या है बताइए, V नॉट इज द वॉल्यूम एट व्हाट टेम्परेचर, दिस इज वॉल्यूम एट ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है या ना। दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे बताइए कि VT क्या होगा, VT क्या होगा गौरी जी, व्हाट इज VT? बताइए। दिस इज वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात समझ में आती है आपको कि V नॉट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री, VT इज द वॉल्यूम एट T डिग्री, और हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है 1/273 टाइम्स बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपने टेम्परेचर T डिग्री बढ़ा दिया होगा तो किस हिसाब से वॉल्यूम चेंज करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब मैं चाहता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन प्लीज कैलकुलेट the temperature, calculate the temperature at which VT will be equal to 0। वो टेम्परेचर निकालिए जब जो वॉल्यूम है वो आपके पास 0 हो जाए, वो कौन सा टेम्परेचर होगा। तो आई वांट यू टू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन VT विल बी 0, प्लीज सॉल्व इट। कितना आ रहा है जल्दी बताइए। सर नहीं आ रहा है समझ में। गौरी जी आपको VT की वैल्यू क्या डालनी है बताइए। 0। 0। आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे VT 0 हो जाए, बस। तो 0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी अपॉन 273। इसको सॉल्व करिए T के लिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इंटू टी अपॉन 273। यहां से क्या आ जाएगा बताइए, -273 V नॉट बाई V नॉट इज इक्वल टू T। मतलब दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो दिस इज दैट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, बताइए वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 0. 0. सो आई वॉन्ट टू आस्क कि क्या ये टेम्परेचर कभी आ पाएगा, मतलब ऐसा ठंडा करते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, ताकि दुनिया का वॉल्यूम ही 0 हो जाए? इज इट इवन पॉसिबल? सो दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। या यहाँ पे आके हमारा ये लॉ फेल हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम तो 0 कैसे हो जाएगी इतनी कम टेम्परेचर, कोई सेंस नहीं बनता है। सो दिस Charles law is not applicable. This Charles law जो हमने पढ़ा अभी, this is not applicable at this temperature, because इस टेम्परेचर पे आके जो वॉल्यूम है क्या हो गया, 0 हो गया है, एंड इट डज नॉट मेक अ गुड सेंस। बट यहाँ से एक चीज निकल के आई कि जो टेम्परेचर निकल के आया हमारे पास, टेम्परेचर इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, और इसी को बोला गया 0 केल्विन। तो यहां से एक नए स्केल की शुरुआत हुई, दैट इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 केल्विन के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो दिस गिव्स राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ स्केल, जहां पे हमें दिखता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 0 केल्विन। टू बी प्रिसाइज, दिस स्केल इज -273.15, बट इस 0.15 को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है केल्विन स्केल का जन्म होता है। मुझे लगता है कि आपको ये वाला पार्ट भी नहीं समझ में आया इतने अच्छे से। ये वाला पार्ट क्या कहना है गौरी जी? आप नहीं बोलेंगी तो मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। आपको बताना है बेटा उसी टाइम पे, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है सर मेरा आज पेट दर्द हो रहा है सर, इसलिए आज क्लास नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद लेट अस डिस्कस द थर्ड लॉ, दैट इज कॉल्ड एज गे-लुसैक्स लॉ। तो हम लोग फटाफट गे-लुसैक्स लॉ की बात कर लेते हैं कि इन भाई साहब ने क्या बोला। तो गे-लुसैक्स लॉ ने बोला अपने को, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। सर हाँ जी बोलिए। सर अनन्या का मैसेज आया है सर टीम्स पे कि ही इज नॉट एबल टू जॉइन द मीटिंग। क्या हो गया भाई? आई थिंक उसका नेट में कुछ इशू होगा, बिकॉज अपने साइड से तो सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी भी आप लोगों को? गौरी जी स्क्रीन दिख? यस सर। ओके चलिए। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, जैसे हम लोगों ने लिखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे ही हमने इस चीज को मेंशन किया, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट कर दी हम लोगों ने इस बार? सर बताइए। अभी नहीं दिख रहा है सर आपका स्क्रीन। नहीं दिख रहा है, क्या है? अब आ गया? यस सर। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब हम लोगों ने ये बातें बोली तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजों को कांस्टेंट कर दिया, बताइए। नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। ओके वेरी गुड। सो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, और इसके साथ साथ हमने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया। तो जब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो गए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गए, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट लीजिए, अपने रफ कॉलम में जाइए और वहां मुझे बताइए कि व्हाट रिलेशन आर यू गोइंग टू डिराइव फ्रॉम दिस डेटा। क्या रिलेशन आप लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं?
सर हाँ बताइए। P by T equals to NR by V. अब PV इज इक्वल टू NRT आपके पास था इक्वेशन, तो आपने क्या बोला, बताइए क्या बोला आपने? P by P by T equals to NR by T. NR by V. NR by V, हाँ. Yeah. So yes, so now this part is a constant part, isn't it? So now we can say that P is equal to some constant K into T. So from here we can say that P is proportional to क्या हो जाएगा हमारे पास? P will be proportional to T आ जाएगा. So now we can say that for a given amount of gas at constant temperature, अगर हमारे पास लिखा हुआ आता है for a given amount of gas at constant temperature, so now I think we can easily say that P will be proportional to T. When P is proportional to T, we can say that P is equal to KT. So now we can say that P by T is equal to some constant K. So from the rough hand side, can you say me the value of K? कि K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? So K will be equal to NR by V, isn't it? और Yes, फिर sir. आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि P1 by T1 is equal to P2 by T2. I hope this makes sense. P1 by T1 is equal to P2 by T2 आ जाएगा आपके पास. तो इस तरीके से चीज़ों को आपको करना है. अच्छा, सिमिलरली इन केस ऑफ दिस लॉ ऑल्सो, दैट इज योर चार्ल्स लॉ, यहाँ पे भी आप चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा कि फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट V इज इक्वल टू KT and V by T is equal to some constant K, और रफ से देखने के बाद we can say the value of K will be equal to NR by P. So now we can say that V1 by T1 is equal to V2 by T2 आपके पास आएगा, and this will be the expression with you. I hope this makes sense. Yes, sir. Okay. अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं यहाँ पे कि चीज़ें सर कैसे कैसे होंगी और क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, तो दिस इज इसके बाद एक और लॉ हमारे पास आता है, उस लॉ को भी देख लेते हैं साथ ही साथ. द नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. उस लॉ को हम लोग प्यार से बुलाते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. तो लेट अस सी दैट लॉ आल्सो, दैट इज टर्म्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. तो एक बार एवोगैड्रोस लॉ को देखते हैं. So in case of Avogadro's law, जो चीजें होती हैं आपके पास, in this case we say that P and T are constant for a gas at constant pressure and temperature. So this is the thing, for a gas at constant pressure and temperature. So for this thing I want कि आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि in this case हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी. For a gas at constant pressure and temperature, आपके पास क्या रिलेशन निकल के आएगा? Sir, Yes. V by N equals to R into T by P. Okay, so basically it will be V by N is equal to some constant, isn't it? Yes, sir. So this will be simply equal to V by N will be equal to some constant. So I think जो आपके पास यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप होके आनी चाहिए, that will be V is proportional to N, and from here we can say that V is equal to K into N. From this we can say that V by N is equal to K, and from the rough hand side if you will be seeing, it will be K will be equal to RT upon P, and from this we can say that V1 by N1 is equal to V2 by N2. तो आपके पास ये हमने तीन लॉ पढ़ लिए, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ. तो टोटल हम लोगों ने 4 लॉ पढ़ लिए, ठीक है. तो एक बार चीजों को समझिए. द बेसिक इक्वेशन वाज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. इसी बेसिक इक्वेशन से आपके सारे काम हो जाएंगे. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन जो होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमें अभी तक नहीं पता. हम कुछ और सोचेंगे, कुछ बातें और निकल के आएंगी, तब शायद हम समझ पाएं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में सर जी और क्या क्या चीजें होती हैं. बट फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमें इसके बारे में कोई भी ज्ञान फिलहाल नहीं है. अच्छा, तो सर जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, तो यहाँ से हमारे पास जब बॉयल्स लॉ आया, तो चीजों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ क्या देखा हम लोगों ने कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ जो कांस्टेंट रहता है हमारे पास, दैट इज सॉरी, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इन केस ऑफ गे-लुसाक्स लॉ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. एंड द लास्ट वाज
our Avogadro's law. So in case of Avogadro's law, we can say that pressure and temperature they both remains constant. तो चीजें मतलब कुछ कुछ इस तरीके से हमारे पास चल रही थी और हम लोग इसको कर रहे थे. अच्छा, अब थोड़ा सा चीजों को और आगे देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे let us try to see some more things. हम देखें यहाँ पे, तो अब आता है जो हमें पढ़ना है टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स. इन सारे इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, सर जी इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे और इसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं. तो देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहला कुछ मैं आपको जनरल कर्व, तो हम अपना टॉपिक डाल लीजिएगा सम कॉमन कर्व्स. तो लेट अस डिस्कस सम कॉमन कर्व्स, कि कौन कौन से कर्व्स हमारे पास होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन. हाँ जी बताइए. सर आज क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म कर सकते हैं आप? ठीक है बेटा, कर देते हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट और. ठीक है जी जी सर. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये काम करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, आप ही क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर. रेस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओके बेटा.